इससे पहले हम लोग अयस्क के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अयस्क पढ़ाए हैं और ये बात बतलाए थे कि अयस्क ओवे होता है जिससे हमको धातुओं का निष्कर्षण लाभदायक हो। मतलब अगर अयस्क किसी चीज का है और उसको अगर तुम निकाल रहे हो, उससे हानि पहुंचे, तो वो हमारी अयस्क नहीं हो सकती है। इससे क्या होनी चाहिए? लाभ होनी चाहिए। लाभ होगा अयस्क कहलाएगा। और किसी भी धातु का निष्कर्षण से पहले उसका अयस्क के बारे में जाना जाता है। और ये बात बता चुके थे पहले वाले क्लास में। अयस्क था, सांद्रण था, खनन था, और क्या था, खान था, बहुत सारे प्रोसेस थी, उसको हम लोग जान चुके हैं। और आज पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई अयस्क हमारे पास है तो वो अयस्क से किसी धातु की प्राप्ति कैसे होती है। और ये भी सही है कि हर एक धातु का अयस्क अलग अलग होता है। ये ना कि सारे अयस्क से तुम हर एक तरह की धातु प्राप्त कर सकते हो। जी नहीं, हर एक तरह की धातुओं के निष्कर्षण के लिए अलग अलग अयस्क होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अयस्क का क्या करेंगे? अयस्क से धातुओं का प्राप्ति करेंगे। तो अयस्क ठीक है। अयस्क होगी तो तीन ही तरह के धातुओं का निष्कर्षण करवा सकता है। यानी कि उस अयस्क से हम लोग तीन ही तरह के धातु को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और पहला कौन होगा? पहला धातु होगा जो बहुतेक क्रियाशील धातु होगा। बात बात में लड़ जाता होगा। लड़ने का अर्थ यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभिक्रिया, मतलब कि पहला जो होगा उच्च अभिक्रिया वाला धातु होगा। उच्च क्रियाशील धातु। दूसरी होगी वो मध्य वाला होगा, मध्य अभिक्रियाशील धातु। तीसरी जो होगी वो निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखो, सबसे खतरनाक व्यक्ति वही होता है जो बीच वाला होता है। अगर गांधी छाप है टेंशन नहीं है, भगत सिंह है वो भी टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है कि इसको से हर एक आदमी जानता है कि बात बात पर गुस्सा जाएगा, सतर्क रहता है। इसको से भी जान रहा है आदमी कि निम्न क्रियाशील है, मतलब कुछ ना करेगा। गांधी जी है, अगर एक चटकन इधर होता है एक चटकन इधर ले ला, नहीं है तो ये चीज होती है। लेकिन बीच वाला से थोड़ा सा आदमी परेशान होता है कि कब ये कोची करेगा, कोई आता पता नहीं। हो सकता है कभी कभी एक साथ मिल जाएगा, कभी कभी एक साथ मिल जाएगा, इसलिए एक भरोसा नहीं रहता है। लोग इस पर बड़ा कम विश्वास करता है। और यही वजह भी है ना कि मध्य क्रियाशील जो धातुएं होती है इसके निष्कर्षण का भी मतलब कि इन दोनों से पेचिंदा होता है। सबसे आसान विधि तो इसका है, गांधी जी को मनाना सबसे आसान बात है, क्योंकि शर्त और अहिंसा के पुजारी है। शर्त बात, अहिंसा भी नहीं करेंगे, सॉरी मतलब हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे। अहिंसा मतलब समझ में, मार काटना ही, बात से बना। और हिंसा का मतलब है कि जरूरत पड़े तो भोंकू दो, काटू दो, वो हिंसा होता है। और अहिंसा का अर्थ क्या है कि कुछ हो जाए, हमको किसी को मारना उड़ना न है, जरूरत पड़े तो 2-4 थप्पड़ पिटा लो, वो ठीक है। ये गांधी जी की नीति थी। लेकिन आज के डेट में कौन गांधी जी की बात मानता है? कोई नहीं मानता है। तो हम लोग को इसका और इसका निष्कर्षण बहुत आसान है, टेंशन ही नहीं है। 1-2-3 क्रिया विधि करोगे ना वो खत्म, ये भी खत्म। मेन इसका टेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी धातुएं हैं जो उच्च अभिक्रियाशील है। ये तो हम लिखाए थे, टेबल बना दिए थे उसमें। ये मिडिल वाला कौन है, हाई कौन है और लो कौन वाला है। इसके अलावा और भी तुम देख सकते हो, कॉपर हो गया या और भी आ सकता है। मतलब ये सब खतरनाक है, मतलब कि ये सब फैलाने में खबरी लाल बहुत ज्यादा है। खबरी लाल समझ में आ रहा है कि एक साथ कुछ मिला दो, ये वाला एकरो बिगाड़ देगा। यहाँ अगर मान लो कि एमजी मिला दिए, एमजी बेचारा अगर शांत है तो स्टोडियम एकरो बिगाड़ देगा।
मतलब तुरंत ही, जैसे लड़की लोग के देखो ना, लड़की से भी ज्यादा खतरनाक औरत होती है। तो उन लोग का अगर एक बात कुछ बतला दिया ना तो वो पचाएगी नहीं, वो गल देगी। आगे जाकर के महिला से यहाँ पास है तो एकरो बोलेगी फलाने सिंह ने ऐसा किया, ये इसको जाकर बोलेगी अरे जानते हो इसने ऐसा किया, और सब एक ही डायलॉग मारेगी, हम तोरा बता रहे किसी से बताना मत। यही आगे जाकर के यही डायलॉग मारेगी, पता चले कि बताना मत बताना मत, और पूरा मोहल्ला जान गया। ये काम करती है औरत। जबकि मध्य क्रियाशील के बीच, मध्य क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो कौन कौन आ सकता है? जिंक, लोहा, ये सब के सब क्या है बोलो? जिंक, लोहा, लोहा या आयरन दूसरा होता है? एक मिनट, कॉपर की अगर हम बात करें यहाँ पास हटा देते हैं, कॉपर थोड़ा सा गड़बड़ है। जिंक हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, और बताओ, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। और निम्न में तो एकदम में तुम लोग जानते हो, 2 तो पहलवान है इसके लिए। एक आ जाएगा गांधी जी, और एक आ जाएगा गांधी जी का है तीसरा चौथा, पता है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे। एक कहता था बुरा मत देखो, एक कहता था बुरा मत सुनो, यहाँ कानवा बंद कर रहेगा, हाँ, एक कहेगा बुरा मत क्या हुआ था, मुंह में बंद रहता है, ऐसा हाथ क्रॉस कर रहता है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, गांधी जी का 3 बंदर, चौथा बंदर ये ये दोनों के दोनों एकदम काम क्रियाशील धातु है, मतलब काम का रियली में कहो ना तो ये तो कुछ क्रिया कर वो करता है, अभी क्रिया करता है ये जी, लेकिन ये जो काजी है मतलब कि एयू है एकदम में मौन रहता है, किसी से भी क्रिया नहीं करता है। सोना किसी से करता है? किसी से नहीं। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये रहता होगा खान के अंदर में, तो क्या वो इसी रूप में रहता है? नहीं, इस सब का अलग अलग रूप होता है, मतलब कि उस इस सबों का अयस्क होता है, और इन सबों के अयस्क से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। हम लोग इसको आराम से प्राप्त करेंगे, और इसको प्राप्त करने का अलग अलग विधियां। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका उच्च का। तो उच्च धातु, उच्च विक्रियाशील धातु है, तो इसको तुम करवा दो विद्युत अपघटन। इसका क्या करवाओ? विद्युत अपघटन। अगर गलित अवस्था में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? गलित, क्योंकि ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत इससे अपघटित नहीं करेगा। अपघटित का मतलब कि तोड़ेगा नहीं। इसको शुद्ध गलित अवस्था में जब रहेगा ना, गलित धातु का वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, और जैसे ही इसको तुम वैद्युत अपघटन कराओगे तो इससे प्राप्त हो जाएगा तेरा शुद्ध धातु। शुद्ध धातु, इससे क्या मिल जाएगा? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु, और यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो तो कितना आसान है, जितना आसानी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है उतना आसानी से ही इसका निष्कासन भी हो गया। सही तो है? ज्यादा क्लास में देखते नहीं हो, जो ज्यादा चपड़ चपड़ कहते रहता है लोग टीचर बाहर कर देता है, चल निकल, बहुत आसानी से लोग को डिस्टर्ब करता है। यही बात यहाँ भी है, इसके साथ भी यही से प्रॉब्लम है कि हर एक धातु से या हर एक चीज से लड़ जाता है, तो लड़ जाता है, तो निष्कासन भी देखो कितना आसानी से हो गया, बहुत आसानी से। जबकि इसका निष्कासन देखोगे ना तो इसका थोड़ा सा टेंशन देने वाला होता है, मध्य वाला। लेकिन मध्य से पहले हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर बात करते हैं निम्न अभिक्रिया धातु का, तो ये तुमको सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। और इस सल्फाइड अयस्क की बात करूं, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क जिसका भी होता है उसके साथ अभिक्रिया किया जाता है भर्जन, भर्जन अभिक्रिया या विधि है, ठीक है। भर्जन एक क्या है? विधि है। अभी तो लिखाए हैं हम भर्जन क्या होता है, पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है अच्छी तरह से। और जैसे ही तुम
सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि से अपनाओगे अलग करने के लिए, तो इससे प्राप्त होता है धातु। इस भर्जन विधि से क्या प्राप्त होता है? धातु। और इस धातु को तुम कर दो प्रशीकरण। प्रशीकरण करने का मतलब कि इसको और अच्छा से शुद्ध रूप कर दो, और उससे हमको मूल धातु प्राप्त हो जाती है। इसमें जितना भी धातु मिलेगी, इसको याद रखो कि इसमें डायरेक्ट विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होता है। लेकिन निम्न क्रियाशील धातु को, क्रियाशील धातु जो होगा सल्फाइड अयस्क में रहता है, और सल्फाइड अयस्क की बात करोगे तो इस सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं? भर्जन विधि। और जैसी भर्जन विधि अपनाओगे तो इससे धातु मिलेगा, लेकिन शुद्ध अवस्था में नहीं, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा। इसको तुम प्रशीकरण करो, उसके बाद तुमको मिलेगा शुद्ध धातु। मतलब कि इस धातु का क्या होता है? परिशीकरण होता है। परिशीकरण। और इस परिशीकरण के बाद तुमको क्या मिलेगा? धातु। अब यहाँ पर सबसे जो खतरनाक होता है वो हम लोग को पढ़ना, ये मध्य क्रियाशील धातु। देखो मध्य क्रियाशील धातु की अगर हम बात कर लूं तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो सल्फाइड अयस्क के रूप में रहेगा, और एक रहेगा कार्बोनेट। ध्यान रखना कि एक सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट, ठीक है। एक सल्फाइड अयस्क और एक रहेगा कार्बोनेट अयस्क। देखो कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क क्या होता है कि कोई भी अगर धातु है उसके साथ कार्बोनेट हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देखो तो क्या कार्बोनेट आ रहा है कि नहीं? तो कार्बोनेट आ रहा है तो इस धातु के साथ में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेट अयस्क। मतलब वैसा अयस्क जो जिसमें कार्बोनेट हो, और वैसा अयस्क जिसको में सल्फाइड हो तो सल्फाइड अयस्क, जिसको में कार्बोनेट है वो कार्बोनेट अयस्क। लेकिन यहाँ पास भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ इसको अगर सल्फाइड अयस्क में कोई एलिमेंट धातु को निकालना है, सल्फाइड अयस्क से उसकी धातु को प्राप्त करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या अपनाते हैं? भर्जन विधि। और ये अच्छी तरह से पता है कि भर्जन विधि में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति को हम लोग दर्शाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और जैसे ही इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये क्या दे देता है? धातु का ऑक्साइड देता है। ये धातु का ऑक्साइड देता है, धातु का ऑक्साइड। फिर से इसको समझ लो कि अगर कोई चाहे व्यक्ति तो इस सल्फाइड अयस्क से डायरेक्टली धातु को निकाल सकता है, लेकिन उस सल्फाइड अयस्क से धातु को डायरेक्टली निकालना ज्यादा भार पड़ता है। भार पड़ने का मतलब कि ज्यादा प्रोसेस है। और जबकि इस सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड में अगर चेंज करते हो तो किसी भी धातु को धातु के ऑक्साइड से निकालना बहुत आसान है। इसलिए हम लोग सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले किस में चेंज करते हैं? भर्जन विधि अपना करके सल्फाइड अयस्क को चेंज कर देते हैं धातु के ऑक्साइड में, और उससे फिर हम लोग क्या करते हैं? धातु का निष्कर्षण करते हैं। इधर अगर कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बोनेट अगर अयस्क है तो इसको से धातु के निष्कर्षण के लिए हम लोग अपनाते हैं निस्तापन। क्या अपनाते हैं? निस्तापन विधि, ठीक है। और इस निस्तापन विधि को जैसे ही अपनाओगे तो इससे हमको प्राप्त हो जाता है धातु का ऑक्साइड। देखो दोनों के दोनों एकदम सेम आ रहा है कैटेगरी, लास्ट में दोनों आन के मिल रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि अगर कोई कार्बोनेट अयस्क है तो उसके साथ तुम भर्जन विधि अपना नहीं सकते हो, या कोई सल्फाइड अयस्क है तो उसके साथ निस्तापन विधि नहीं अपना सकते हो। और अगर कार्बोनेट है तो वो तुमको निस्तापन विधि अपनाओगे, अगर सल्फाइड है तो भर्जन। लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? लास्ट में धातु का ऑक्साइड होता है। दोनों के दोनों धातु के ऑक्साइड होता है, और जैसे ही दोनों धातु का ऑक्साइड देगा, इसको तुम अपचयन कर दो, धातु का अपचयन।
जैसे ही तुम धातु का अपचयन करोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, धातु का जो अपचयन करोगे, इस धातु के अपचयन के बाद तुमको मिलेगा धातु। क्या मिलेगा, धातु, या इसको हम लोग धातु का धातु। ठीक है, धातु। फिर से इसको समझ ले एक बार इस टेबल को। अगर इस टेबल को एक बार में समझ में आ गया ना तो टोटल बुक खत्म। मतलब धातुओं का जो निष्कर्षण की विधि है, किसके साथ कौन सी विधि लगती है, टोटल खत्म हो जाएगी। फिर से एक बार इसको रीटेलीकास्ट करते हैं। कोई भी अयस्क है तो वो अयस्क से हम लोग 3 तरह की धातुएं निकाल सकते हैं, उच्च क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु। तो मध्य उच्च क्रियाशील धातु में कौन कौन आता है, तो ऐसे धातु जो बहुत जल्दी किसी से रिएक्शन कर जाता है और उसके रिएक्शन करने की दर बहुत फास्ट होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, उच्च क्रियाशील धातु है। और ये सब धातु को रिएक्शन करते किसी भी चीज से देर नहीं लगता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च क्रियाशील धातु। और इसको, इस उच्च क्रियाशील धातु को निष्कर्षण करना है तो सबसे अच्छा विधि है कि इसकी गलित अवस्था को तुम वैद्युत अपघटन कर दो। वैद्युत अपघटन क्या है, तो वैद्युत अपघटन का अर्थ होता है ना कि उसके विद्युत डाल करके, विद्युत प्रवाहित करके उसको तोड़ दो। जैसे याद रखो कि जल है H2O, तो जल में जैसे ही तुम विद्युत डालोगे ना, विद्युत अपघटन करोगे इसका, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो बताओ तो कि इस जल से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर लेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए, आराम से हो गया। तो ये प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो जैसे ही तुम गलित धातु का वैद्युत अपघटन कराओगे उच्च क्रियाशील वाले का, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु। इसके बाद कुछ करने की जरूरत न है। जबकि मध्य क्रियाशील धातु की बात करोगे तो ये 2 तरह का होता है। मध्य क्रियाशील धातु जो होता है ना, प्राकृतिक में 2 रूप में पाए जाते हैं। पहला सल्फाइड अयस्क में और दूसरा कार्बोनेट अयस्क में। दोनों मध्य क्रियाशील धातु 2 अवस्था में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क के रूप में और एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में। अगर कोई कार्बोनेट अयस्क है तो उसके साथ हम लोग भर्जन विधि अपनाते हैं। और भर्जन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में गरम करते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क के रूप में जो धातुएं रहेगी उसको साथ हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं, निस्तापन। और निस्तापन विधि में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के सीमित अवस्था में हम लोग इसको गर्म करते हैं। ऑक्सीजन के लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में हम लोग इसको गर्म करते हैं। मतलब O2 के सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन के सीमित मात्रा में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करोगे, ये चेंज हो जाएगा किसमें, धातु का ऑक्साइड में धातु के ऑक्साइड में। और इधर सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड में। और दोनों जब धातु के ऑक्साइड में आता है तो आसान, तो फिर से इसको ऐसे समझो कि कोई भी अगर सल्फाइड अयस्क में धातु मौजूद है या कार्बोनेट अयस्क में मौजूद है तो इन दोनों से धातु निकालना कठिन होता है, जबकि इसके ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क को सबसे पहले किसमें चेंज कर देते हैं, धातु का ऑक्साइड में। धातु के ऑक्साइड में जैसे ही ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इस धातु का ऑक्साइड का अपचयन करो। अपचयन जैसे ही करोगे तो उससे तुमको क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मध्य क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं, निष्कर्षण कर देते हैं। इसका रिएक्शन हम करके सबको बताएंगे। उसके बाद आता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु वह धातुएं होती है जो बहुत कम, बहुत स्लो या ना के बराबर रिएक्शन करता है। जैसे में सोना, चांदी, ये दोनों रिएक्शन करता है, नहीं करता। यही वजह तो है कि लोग सोना का ऑर्नामेंट्स बनाता है। ऑर्नामेंट्स में समझ में आ रहा है, हाँ, नाक में, कान में, फलना में, ढेकना में सब बनाता है। तब बनाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका बनाने का मेन कारण यही है, वरना एक पर एक डिजाइन आता है। लोहा के बना लो ना, मोटा मोटा चलेगा, कोई जान रहा है तो उसे पेंट करवा दो। लेकिन याद करो कि जैसे ही उस पर तुम लेप चढ़ाओगे सोना का,
तो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा क्या करता है, रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके उसको खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो कितना दिन, 1-2 महीना, उसके बाद तो फिर करिया हो ही जाएगा, नहीं बोलेगा। फिर तो भेड़ कचू बोलते हो, शेर के खाल में, सॉरी हाँ, शेर के खाल में भेड़िया निकला। रंगा सियार वाला पढ़े हो, रंगा सियार वाला कहानी था शायद 5 या 6 क्लास में। तो पेंट हो जाता है और घूमल चलता है तो सब सोचता है कि कोई जानवर दूसरे है, जब उसका रंग रूप छूटता है तो लोग पता चल जाता है, लास्ट में धरा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई निम्न अभिक्रियाशील है तो वो सल्फाइड अयस्क में रहता है। सल्फाइड अयस्क में जैसे रहेगा तो इसको तुम भर्जन विधि अपनाओ, भर्जन विधि से धातु मिल जाएगा, तो धातु का पृथक्करण कर दो, शुद्ध धातु मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, धातुओं की प्राप्ति करते हैं। अब इसे राइट करना।